एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं अमेरिकन थिंक टैंक की एक रिपोर्ट को लेकर के। दरअसल अमेरिकन थिंक टैंक ने हाल ही में पाकिस्तान के F-17 थंडर की 2023 की एक तस्वीर को एनालाइज किया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का F-17 थंडर RAD-1 मिसाइल आने के बाद जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इसको प्राप्त कर चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकलौती न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो RAD-1 है और इसे F-17 थंडर में इंटीग्रेट किया जा चुका है। आपको बता दें कि RAD मिसाइल एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसे 2007 में पहली बार टेस्ट किया गया था और कहा जाता है कि ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों प्रकार के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है और इसीलिए अमेरिकी थिंक टैंक ने यह कहा है कि पाकिस्तान इस मिसाइल की सहायता से अपने एयरक्राफ्ट की ताकत को तो बढ़ा ही चुका है, साथ ही साथ अपने एडवर्सरीज के ऊपर एक बड़ा थ्रेट भी ये क्रिएट कर रहा है। आपकी इनके थिंक टैंक के जो रिपोर्ट है इसको लेकर के क्या राय है, आप भी बताएं। क्या वाकई भारत के लिए खतरा हो सकती है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेकर के आ रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना के इस समय दो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिनमें से पहले के बारे में हमने बात करी कल, जो कि प्रोजेक्ट 76 था, जिसके अंतर्गत 6 नई सबमरीन का निर्माण किया जाना है और उनके डिजाइन को 2025 में फाइनलाइज कर लिया जाएगा। तो वही जो प्रोजेक्ट है इसे 2028 तक अप्रूवल मिल जाएगा। तो आज प्रोजेक्ट 75I को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट आई है सामने, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के द्वारा जो फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल है जर्मन और स्पेनिश सबमरीन्स के प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत ये पूरे किए जा चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि जो TKMS है ये टाइप 214 पर आधारित जो डिजाइन है इसको ऑफर कर रहा है। तो वही नवांतिया जो है ये S80+ क्लास की जो डिजाइन है इसको भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत ऑफर कर रही है। अब ये भारतीय नौसेना के ऊपर है कि वो किसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो क्राइटेरिया है ये भी रखे गए हैं और वही डिजाइन वहां पर फाइनलाइज की जाएगी जो भारतीय नौसेना के क्राइटेरिया को पूरा करने में सक्षम होगी। एक तरफ जहां भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना इंडियन मेड वेपन सिस्टम पर काफी ज्यादा भरोसा दिखा रही हैं, तो अब भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के भरोसा दिखाने के बाद जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनका भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। और इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला हमें एक रिपोर्ट में, जो कि ब्राजीलियन आर्मी को लेकर के है। ब्राजीलियन आर्मी इस समय मीडियम और हाई एल्टीट्यूड के जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनको खरीदने वाली है और बाकायदा इसके लिए जो इवैल्यूएशन है वो चल रहा है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत का जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और चाइना का नोरिंको स्काई ड्रैगन 50, ये दो टॉप कंटेंडर्स हैं इस डील में, जिनको इस समय कंसीडर किया जा रहा है। अगर हम बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील के आर्मी चीफ जब 2023 में भारत आए थे तो उन्होंने आकाश का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लिया था और उन्होंने इसको इवैल्यूएट भी किया था और जो रिजल्ट इनको मिले उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में आर्मेनिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का पहला कस्टमर बना है और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले भविष्य में हमें और भी जो कस्टमर है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ये देखने को मिलने वाले हैं। इंटरनेट के गलियारों में कभी कभी कुछ रिपोर्ट ऐसी आ जाती हैं जो कि काफी कंफ्यूजिंग होती हैं और उनको देख करके ये पता लगाना मुश्किल होता है कि वो कितनी सच हैं। आपको याद होगा जब से पाकिस्तान और चाइना के बीच में FGFA को लेकर के बातचीत चली तो उसके बाद से लगातार भारत का नाम भी अलग अलग FGFA प्रोग्राम से जुड़कर देखा जाने लगा, फिर चाहे वो F-35 हो या SU-57 फैलन हो। और ऐसे में यूरेशियन टाइम के एक पुराने आर्टिकल को हवाला दे करके यहाँ पर चर्चाएं शुरू हुई कि क्या भारत एक बार फिर से जो FGFA प्रोग्राम है इसको पुनः ज्वाइन करने का विचार कर रहा है। दरअसल यहाँ पर एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर के एक कथन को कोट किया गया है, जबकि उनके कहने का मतलब बिल्कुल भी अलग था। दरअसल यहाँ पर बात उस चीज़ की है कि अगर क्या हो पाकिस्तान को अगर FGFA मिल जाए तब भारत को लिमिटेड नंबर्स में FGFA कंसीडर करना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट को ऐसे प्रदर्शित किया गया कि भारत के द्वारा फिर से FGFA प्रोग्राम को ज्वाइन करने का जो बात है वो सोचा जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत AMCA छोड़ के कोई भी FGFA प्रोग्राम को कंसीडर नहीं कर रहा है और ना ही भारतीय वायुसेना ने ऐसा किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करने की मंशा भी जताई है। हाँ, एक्सपर्ट्स का ये जरूर कहना है कि अगर 2028 से 29 तक पाकिस्तान FGFA पर एक्सेस पा जाता है तो भारत के लिए जरूरी होगा कि लिमिटेड नंबर्स में अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करें। अब यहाँ पर आपको बता दें कि F-35 का नाम लेना ही फिलहाल बेकार है, क्योंकि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारत को कभी ऑफर नहीं किया और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद अमेरिका ऑफर करेगा या नहीं करेगा इसमें भी संदेह बना हुआ है। अब बात करें अगर SU-57 फैलन की, तो अभी खुद रशियन एयरफोर्स में भी ये बड़ी नंबर में नहीं आए हैं। अभी 2026 से 27 तक 76 की संख्या पूरा करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है
और जिस प्रकार उनकी इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई हैं उसको देख करके लगता नहीं है कि वो ये टारगेट पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर एफजीएफए प्रोग्राम भारत ज्वाइन भी कर लेता है तो यहाँ पर ओवरनाइट कोई मैजिक नहीं होगा, बल्कि भारत को यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। भारत की दो की रिक्वायरमेंट है, अभी ये उनको ही नहीं पूरा कर पा रहा। पहली रिक्वायरमेंट होगा इसका ट्विन सीटर वेरिएंट और दूसरी रिक्वायरमेंट होगी इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट, जिसके लिए रशिया अभी भी तैयार है या नहीं इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डसाल्ट एविएशन को लेकर के। द प्रिंट की रिपोर्ट के हवाले से इस समय ट्विटर, जिसको हम एक्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर कहा जा रहा है कि डसाल्ट एविएशन जो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट और मिराज फाइटर एयरक्राफ्ट की, इन्हें सोलो ही सेटअप करेगी, किसी का यहाँ पर साथ नहीं लिया जाएगा। और ये जो एमआरओ फैसिलिटी है ये जेवर एयरपोर्ट नोएडा में इस्टेब्लिश की जाएगी या सेटअप की जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, भारतीय नौसेना के राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट और जो मिराज जेट है इनको एमआरओ सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया के जो 42 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं फ्यूचर में, उन्हें भी यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। दरअसल ये सारी रिपोर्ट उस समय आ रही हैं जब डसाल्ट एविएशन को लेकर के रिपोर्ट्स एक के बाद एक नई सामने आई हैं, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि एमआरएफए प्रोग्राम को अगले 2 से 3 महीने में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिल सकती है और यहाँ पर राफेल को प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। लेकिन राफेल को लेकर के एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जो कि डसाल्ट एविएशन से ही है। डसाल्ट एविएशन ने जो इंडियन कंपनीज हैं उनसे जो टाइटेनियम मटेरियल है इनको सोर्स करना शुरू किया है। जी हाँ, राफेल में इस्तेमाल करने के लिए डसाल्ट एविएशन ने जो इंडियन एयरस्पेस इंडस्ट्री है इनसे टाइटेनियम पार्ट्स को सोर्स करना शुरू किया है ताकि राफेल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, उनमें तेजी लाई जा सके। डसाल्ट एविएशन का कहना है कि भारत की कंपनियों के पास वो पोटेंशियल है कि वो इस प्रकार के हाई क्वालिटी टाइटेनियम पार्ट्स का निर्माण कर सकते हैं और इसीलिए डसाल्ट एविएशन इनको सोर्स कर रही है ताकि वो अपने एडवांस फाइटर जेट में इनका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन कंपनीज के साथ और भी दूसरी जो पार्टनरशिप है इनको लेकर के बातचीत चल रही है और डसाल्ट एविएशन इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से कह सकते हैं आशा में है कि ये पार्टनरशिप एक नए आयाम को छुएगी। आपको बता दें कि पहले भी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी सर, उन्होंने आह्वान किया था एक सभा में कि नागपुर में आने वाले भविष्य में राफेल फाइटर्स का निर्माण होता दिखाई पड़ेगा और संभावित है कि ये सारे बयान हमें वास्तविकता का रूप लेते दिखाई पड़े और ये काम मोदी 3.0 की जो नई कह सकते हैं अभी शुरुआत है इसमें ही होता दिखाई पड़ जाए, क्योंकि राफेल एम के अप्रूव होने के बाद अब एमआरएफए प्रोग्राम भी बचा है जिसको अप्रूवल मिल सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं भारतीय थल सेना का नाम इस समय स्ट्राइकर से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय थल सेना स्ट्राइकर को इवैल्यूएट कर रही है, जहां पर इनके कैपेबिलिटी को लेकर के काफी प्रभावित है। तो वहीं इस प्रोग्राम को एक हर्डल मिला है जहां पर इनकी इंजन इनकम्पैटिबिलिटी को लेकर के शिकायत की गई है। दरअसल इस समय स्ट्राइकर में जो कैटरपिलर का C7 इंजन है वो इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि 300 हॉर्स पावर का आउटपुट देता है और करंट कॉन्फ़िगरेशन में ये लद्दाख और सिक्किम जैसे इलाकों में ये उतने इफेक्टिव नहीं होंगे और इसीलिए भारत का कहना है कि जो और पावरफुल इंजन है उनका प्रस्ताव दिया जाए। और इसी चीज़ को देखते हुए कैटरपिलर ने 2 अल्टरनेट इंजन प्रपोज किए हैं, जिसमें पहला C15 है जो कि इंडस्ट्रियल डीजल इंजन है और ये 595 हॉर्स पावर जनरेट करता है और वहीं C13 ऑफर किया गया है जो कि 536 हॉर्स पावर को जनरेट करता है। और उनका कहना है कि और भी दूसरी जो मॉडिफिकेशन है ये भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर करने के लिए वो तैयार है। तो आपको क्या लगता है, भारत को स्ट्राइकर लेना चाहिए या टाटा वेब पर भरोसा दिखाना चाहिए? अपनी राय आप जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।